हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके वीडियो और पटवारी का री एग्ज़ाम 17 मई को होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग आप सभी को डेली स्टडी विद एम के द्वारा क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। क्लास का पार्ट 3 आज मैं आप सभी के लिए लेके आ चुकी हूँ। इससे पहले आप सभी को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी प्रोवाइड कराया गया था, जिसमें हमने काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट आप लोगों को दिया। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है, आप देख लीजिए। स्टडी विद एम पर विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। आज के इस पार्ट में हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हिंदी और जीएस आज के इस क्लास में इंक्लूड की गई है, ताकि आपके वीडियो और पटवारी एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प मिल सके। और जिन भी लोगों का आगामी कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप लोग हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज़ आपको यहाँ पे कराई जा रही है, और जितनी भी इम्पॉर्टेंट पीडीएफ होती हैं वो भी हम यहीं पे शेयर करते हैं। स्टडी विद एम नाम से ही हमारा व्हाट्सअप चैनल बना हुआ है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। कॉपी और पेन ज़रूर ले लीजिए। इसको स्टार्ट करने से पहले काफ़ी महत्वपूर्ण की पॉइंट मैं बताऊंगी क्वेश्चन से रिलेटेड, जिनसे आयोग के द्वारा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए उनकी पॉइंट्स को। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो देखिए, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भाषा की अगर मैं बात करती हूँ तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और भारत में 4 भाषा परिवार हैं। पूछा जा सकता है आयोग के द्वारा कि बताइए भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। पहला है आपका भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है आपका ऑस्ट्रिक, चौथा है चीनी तिब्बती। और रूप या आकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ पूछा जाए तो वर्ष 1955 आप लोगों को याद रखना है। तो वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे BG खेर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्रथम राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जून 1955 को जारी हुआ। और आयोग की प्रथम बैठक कब हुई? देखिए, इस आयोग की प्रथम बैठक हुई थी जुलाई 1955 में। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी, और लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। नोट कर लीजिए। और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप में राजभाषा घोषित किया गया, और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं, इन्हें नोट डाउन करते चलिएगा। आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अयोगवाह है? तो देखिए, अयोगवाह क्या होते हैं? विसर्ग जो होते हैं आपके, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। देखिए, अयोगवाह में अनुस्वार यानी कि जो अंक के ऊपर बिंदी लगी होती है, और विसर्ग यानी कि जो अह की बिंदी होती है। तो अयोगवाह में अनुस्वार अंक की बिंदी और विसर्ग आपके अह की बिंदी को स्वरों के साथ रखा जाता है।
अयोग व स्वर कौन कौन से होते हैं पूछ लिए जाए तो आपको याद रखना है अंग और अह, ये आपके अयोग व स्वर हैं। और उच्चारण की दृष्टि से ये क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। जबकि लेखन की दृष्टि से मैं बात करती हूँ तो लेखन की दृष्टि से अयोग व क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। उच्चारण की दृष्टि से ये क्या होंगे, व्यंजन होंगे, जबकि लेखन की दृष्टि से ये स्वर होते हैं। बात करती हूँ महाप्राण की, तो देखिए महाप्राण क्या होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से अधिक हवा बाहर निकलती है, ये आपके महाप्राण होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या होता है, महाप्राण होता है। तो वर्ग की यहाँ पे बात हो रही है। वर्ग क्या होते हैं, देखिए व्यंजनों के वर्ग 5 वर्ग हैं व्यंजनों के। एक है आपका क वर्ग, दूसरा आपका च वर्ग, तीसरा है आपका ट वर्ग, चौथा है त वर्ग और पांचवा है प वर्ग। देखिए क वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं, क, ख, ग, घ और अंग। तो 5 व्यंजन होते हैं क वर्ग में। ऐसे ही च में भी 5 व्यंजन होते हैं आपके च वर्ग में, च, छ, ज, झ और य। ऐसे ही ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अण। और त वर्ग में आपके त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो देखिए प्रत्येक जो वर्ग होंगे उसमें 5-5 व्यंजन होंगे। देखिए क वर्ग का जो उच्चारण है ये कहाँ से होता है, कंठ, ये व्यंजन होते हैं, कंठ से इनका उच्चारण होता है। च वर्ग के व्यंजन तालव्य होते हैं या तालु से इनका उच्चारण किया जाता है। ट वर्ग के व्यंजन मूर्धा से इनका उच्चारण होता है। त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है। और प वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं। तो आपको मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक हर वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा यानी कि पहले वर्ग को देखें तो ख और घ, ये आपके कौन से व्यंजन होंगे, महाप्राण व्यंजन होंगे। ऐसे ही च वर्ग की बात करती हूँ तो च में आपका छ और झ, ये महाप्राण व्यंजन हो जाएंगे। इस तरीके से अगर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से अपना क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। महाप्राण से भी बहुत सारे क्वेश्चन आयोग पूछता है। अब बात करती हूँ मैं अल्प प्राण की। तो अल्प प्राण क्या होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से कम हवा बाहर निकलती है वो आपके होते हैं अल्प प्राण। जैसे प्रत्येक वर्ग, आपको मैंने बता दिया व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। तो सबसे देखिए यहाँ पे एक क वर्ग की मैं बात कर लेती हूँ। तो क वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, बताया मैंने, क, ख, ग, घ और अंग। तो इस क वर्ग में आपका पहला, इसके अलावा तीसरा और पांचवा, ये अक्षर क्या हो जाएगा, आपका अल्प प्राण व्यंजन हो जाएगा। तो अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं और अयोग वा किसे कहते हैं, अगर आपको पता होंगे तो आप क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक दिया है आपका संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं ये भी पता रहना जरूरी है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। संयुक्त व्यंजनों का जो उच्चारण है वो अन्य व्यंजनों की सहायता से किया जाता है। ध्यान दिया आपने, संयुक्त जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण अन्य व्यंजनों की सहायता से किया जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जैसे कि पूछ लिया जाए हिंदी में कितने संयुक्त व्यंजन है, तो 4 संयुक्त व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में। और देखिए पहला संयुक्त व्यंजन है इसमें श। अब श को किस व्यंजन के सहायता से उच्चारित किया जाता है ये पता रहना चाहिए। तो देखिए श बनता है आपके आधा क और आधा श के योग से। ऐसे ही दूसरा आपका संयुक्त व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में त्र, तीसरा है आपका ज्ञ और चौथा है श्र। त्र बनता है आधा त और र के योग से,
ज्ञ बनता है आपका आधा जौ धन यों के योग से, और श्र बनता है आधा श धन र के योग से। तो संयुक्त व्यंजन पूछ लिए जाएं तो आप लोग करेक्ट करके आइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो देखिए अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अनुनासिक व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका से बाहर निकलती है। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ण के अंतिम अक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ण का अंतिम अक्षर अनुनासिक व्यंजन होता है। अब स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं ये पता रहेगा तभी तो आप करेक्ट कर पाएंगे। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता हो तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में स्पर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो देखिए आपके यहाँ पे स्पर्श व्यंजन वही वर्ग वाले मैंने आपको बताया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन वर्गों में इन्हें डिवाइड किया गया है। और स्पर्श व्यंजन के कितने भाग हैं? 5 भाग होते हैं। तो क वर्ग में क, ख, ग, ख, अंग ये आता है, क, ख, ग, घ, अंग। ऐसे ही च वर्ग में आपका च, छ, ज, झ, य। तो प्रत्येक वर्ग, हर वर्ग के जो लास्ट वाले अंग हो गया, य हो गया, ऐसे ही आपके त वर्ग में न 5वां वर्ण होता है। त वर्ग में हो जाता है आपका ट वर्ग में अण आता है, ट ठ ड ढ अण। ऐसे ही आपके त वर्ग में आता है त थ द ध न, और प वर्ग में आता है प फ ब भ म। तो 5वें जो वर्ण होंगे आपके अंग, य, अण, न और म, ये आपके अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी, इसमें प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है आपका बे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ यानी कि शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अत्यधिक, 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 अति, धन, अधिक के योग से ये बनता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? अति उपसर्ग हो जाएगा अत्यधिक शब्द में। ऐसे ही यहाँ पे बेइंसाफी दी है तो बेइंसाफी बे धन इंसाफी के योग से बना है। तो इसमें अगर उपसर्ग पूछा जाता है तो बे इसमें उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आयुर्वेद शब्द में कौन सी संधि है? देखिए आयुर्वेद जो शब्द है आपका, इसमें कौन सी संधि है? अगर आपको आंसर आता है आप बताइएगा। संधि तो मेरे ख्याल से सभी को आती है, तो बताइएगा। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपका टेस्ट लेना भी जरूरी है ना, आप लोग कितना डेडिकेट हैं इस क्लास के लिए और कितना आपको आ रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा। आपने तैयारी पहले भी करी होगी और क्लास से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी बतानी है, इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी आपकी? परिणीति, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। देखिए जिन बच्चों को नहीं आया मैं बताती हूँ। आयुर्वेद में है आपकी कौन सी संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद जो स्वर या व्यंजन आने पर जो संधि बनती है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। अब आयुर्वेद का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? आयुः, आयुः धन वेद,
यानी कि यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है। तो मैंने बताया विसर्ग के बाद जो स्वर या व्यंजन आने पर संधि बनती है उसको कहा जाता है विसर्ग संधि। तो यहाँ पे विसर्ग के बाद वो है तो वो का यहाँ पे र हो जाता है, तो आयुर्वेद आपका हो जाएगा, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका योगारूढ़ शब्द कौन सा है। तो योगरूढ़ या योगारूढ़ भी आप कह सकते हैं। तो योगरूढ़ शब्द कौन सा है इनमें से? लंबोदर। योगरूढ़ क्या होते हैं? जो जब दो शब्दों के योग से बना शब्द अपने मूल अर्थ को छोड़कर एक नया या विशेष अर्थ देने लगे तो ये योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आपके लंबोदर दिया है। लंबोदर दो शब्दों के योग से बना है। एक तो आपका लंब, लंब मतलब लंबा, और दूसरा उदर। संधि विच्छेद करेंगे तो लंब धन उदर हो जाएगा। तो लंब धन, लंब का मतलब होता है आपका बड़ा, उदर का मतलब होता है पेट। यानी कि इसका अर्थ हो गया, लंबोदर का मतलब हो गया जिसका पेट बड़ा हो, उसे लंबोदर कहा जाता है। लेकिन रूढ़ यहाँ पे विशेष है, रूढ़ यहाँ पे विशेष है, तो ये शब्द विशेष रूप से भगवान गणेश के लिए प्रयोग होता है। कौन सा शब्द? लंबोदर शब्द। तो योग रूढ़ शब्द ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है देशज शब्द। अगला क्वेश्चन है आपका संबंध वाचक सर्वनाम बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम है इसमें से जो, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पावक का पर्यायवाची शब्द है। पावक का पर्यायवाची क्या होता है? हुताशन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिरंतन का विलोम शब्द है। चिरंतन का विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर। चिरंतर का विलोम यहाँ पे नश्वर होता है। वही नैसर्गिक की बात करती हूँ तो नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा क्या? कृत्रिम। कृत्रिम इसका विलोम हो जाता है। लौकिक का हो जाएगा आपका अलौकिक, और अलौकिक का लौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको एक वाक्य देखने को मिल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। तो इसमें कौन सा भाग गलत है या अशुद्ध है बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? के समय का दृश्य। अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य, तो के समय का दृश्य ये आपका गलत हो जाएगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल अत्यंत मनोरम होता है तो इस तरीके सेंटेंस आपका शुद्ध हो जाएगा। ये बीच में जो दे दिया ये अशुद्ध भाग हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है। तो देखिए, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां पर होता है। जहां पर उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां पर हो जाएगा आपका कौन सा? अपहति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो देखिए, श्रद्धा जो है ये किस कृति की? कामायनी की नायिका है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो कामायनी है आपका, ये किसकी रचना है पूछ लिया जाए? कामायनी जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की अंतिम प्रबंध काव्य रचना है और 1935 में ये प्रकाशित हुई। इसमें मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? इसमें मुख्य पात्र हैं मनु, दूसरा है श्रद्धा और तीसरा है आपका ईडा। तो तीन इसमें प्रमुख पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और ईडा। तो यहाँ पे श्रद्धा जो है ये इस कृति की नायिका है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, जयशंकर प्रसाद की अगर मैं बात करती हूँ तो ये छायावादी युगीन कवि हैं, उपन्यासकार हैं और निबंधकार हैं। इसके अलावा कहानीकार और नाटककार भी ये
हैं। और देखिए इनके जन्म की बात की जाए 1889 में इनका जन्म कहाँ पर हुआ, वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उद्दंत मार्तंड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट किया जाए आयोग के द्वारा। उद्दंत मार्तंड साप्ताहिक पत्र था, ये एक साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार ये पत्र निकलता था। और इसके प्रथम संपादक कौन थे पूछ लिया जाए तो बाबू युगल किशोर, बाबू युगल किशोर इस पत्र के प्रथम संपादक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छायावाद के प्रवर्तक कौन थे। तो देखिए छायावाद के प्रवर्तक थे जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व में प्रेक्षित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है। तो ये पत्र कहलाता है आपका अनुस्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र होता है आपका अर्ध सरकारी पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शब्द संक्षेप GSLV से आशय है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शब्द संक्षेप यहाँ पे दिया गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और GSLV ये एक प्रकार का क्या है आपका रॉकेट है, एक प्रकार का रॉकेट है। इसका उपयोग उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है। तो देखिए यूनेस्को ने विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया है 5 अक्टूबर को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत की अगर मैं बात करती हूँ तो भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व की बात की जाए तो विश्व में कब मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो इस हिसाब से विश्व शिक्षक दिवस हो जाएगा आपका 5 अक्टूबर। कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है। तो बुद्ध चरित ये अश्व घोष की कृति है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध चरित एक संस्कृत महाकाव्य है, एक संस्कृत महाकाव्य है ये, और इसमें गौतम बुद्ध के जीवन का वर्णन किया गया है। इसे बौद्ध साहित्य में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, बौद्ध साहित्य की ये महत्वपूर्ण रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साहित्य और पत्रकारिता। जो आपका पुलित्जर पुरस्कार है इसको जोसेफ पुलित्जर के नाम पर दिया जाता है। पत्रकारिता, इसके अलावा साहित्य और संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब की गई, अगर आपको आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता दी गई है। तो भारत का जो राष्ट्रीय संवत है ये है शक संवत, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं मदर टेरेसा, और इन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो देखिए बांग्लादेश की संसद जो है कौन सी है? जातीय संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैन रहीम रेखा, मैन रहीम है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैन रहीम रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैन रहीम रेखा है आपके रूस और फिनलैंड के मध्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु क्या है? यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु बताना है यहाँ पे क्या है? तो आपका हो जाएगा रॉबिन रेडब्रेस्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुदीर्मन कप किससे संबंधित है? तो देखिए सुदीर्मन नहीं है ये, देखिए मिस प्रिंट हो गया है तो उसको सही से आप लोग लिख लीजिएगा, सुब्रतो है इसका नाम। सुब्रतो कप किससे संबंधित है? किस क्षेत्र में ये कप दिया जाता है? तो सुब्रतो कप का संबंध है किससे? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IFH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो ये है आपकी रैम मेमोरी। नेक्स्ट देखेंगे, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने पर उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो ये डाटाबेस करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो देखिए कंप्यूटर कौन सा ये सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है? तो ये है आपका सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो पंडित किशन महाराज का संबंध है किससे? तबला से, तबला वादक हैं ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? देखिए वर्ष 1923 की अगर मैं बात करती हूँ तो वर्ष 1923 में सबसे पहला रेडियो प्रसारण कहाँ से? बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा शुरू किया गया, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और वर्ष 1927 ईस्वी में नियमित प्रसारण की शुरुआत हुई थी। 1927 से ये प्रसारण नियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? ये है आपका कौन सा? विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अगर आपको आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मेला है? तो एशिया का सबसे बड़ा मेला है हरिहर क्षेत्र का मेला, और ये मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर में। सोनपुर मेला भी इसे कहा जाता है, सोनपुर मेले के नाम से प्रसिद्ध है। सोनपुर बिहार में गंगा नदी और गंगा और गंडक नदियों के संगम पर इस मेले का आयोजन हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होता है, और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक डाकघर या पोस्ट ऑफिस किस देश में है? तो सबसे अधिक डाकघर भारत में ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? देखिए भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ेगी? उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना उत्तर और दक्षिण को ही जोड़ेगी, तो उत्तर में हो गया आपका श्रीनगर, दक्षिण में हो गया आपका कन्याकुमारी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस नगदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? ये है आपका चाय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो आपका आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो ये कौन सा है? कृषि
आयकर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू हुआ था? तो देखिए वैट जो लागू हुआ था ये सबसे पहले कहाँ पर हुआ? हरियाणा में 1 अप्रैल 2003 को ये लागू हुआ। वैट जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है और हरियाणा के बाद इसे पूरे देश में लागू किया गया और फिर जीएसटी ने इसे रिप्लेस कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? देखिए आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, आप लोग जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे डेली इम्पॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे हमारे द्वारा डाली जाती है आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस क्लास को। तो देखिए तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? आंतरिक अशांति के आधार पर। देखिए 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक लग चुके हैं भारत में। एक आपका वर्ष 1962 में चीन युद्ध के समय लगा था और इसका रीज़न क्या था? बाहरी आक्रमण। और वर्ष 1971 में लगा था जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, ये भी बाहरी आक्रमण के कारण से लगा था। वर्ष 1975 में लगा तीसरी बार, तो आंतरिक अशांति के कारण इस आपातकाल को लगाया गया और उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री। तो राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो देखिए संविधान में गवर्नर को हटाने का प्रावधान नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज ये किसका विषय है? राज्य सूची का। और भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? भारत में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली का जो शुभारंभ है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में हुआ था। नागौर ज़िले में हुआ था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है आयोग के द्वारा। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आप सभी को आई होप आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।